On behalf of Priya Youth, I would like to welcome everyone to this webinar. This is Priya Youth का पहला webinar है ये और हमको लगा कि given the situation of COVID-19 हम लोग थोड़ा young लोगों की के थॉट्स डिस्कस करें यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पैंडेमिक का, इस क्राइसिस का। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, मैं दोनों हिंदी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। दैट्स हाउ आवर पैनलिस्ट विल आल्सो अप्रोच दिस। तो जो भी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें वो बात करेंगे। तो थोड़ा बैकग्राउंड दे दें आपको पहले प्रिया के बारे में। प्रिया एक 37-year-old सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक्टिव सिटीजनशिप और इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के ऊपर काम करता आ रहा है। In 2017, Priya Youth started engaging deliberately, actively and inclusively with young people, and our flagship program has been the Youth and Democracy program. So basically through this program, we try to understand how democratic processes impact the lives of young people, and also support and foster what we call democracy in everyday life. So that's about Priya Youth. And in terms of the webinar, we all know कि COVID-19 pandemic का क्या impact पड़ा है, not just in India but across the world. Interestingly, but India में majority of the population youth है, but also majority of the population जो infect हुआ है वो भी young people हैं। और लॉकडाउन के साथ काफ़ी चीज़ें रुक गई हैं। ऑल एवरीडे एक्टिविटीज़ हैव कम टू अ स्टॉप, एंड ऑब्वियसली यंग पीपल इन इंडिया आर ट्राइंग टू एडजस्ट विद वेरी webinar. And another important thing is how can these issues be addressed and what role can young people themselves play. So hopefully we will get some insight into this. तो मेरे साथ प्रिया यूथ की तरफ से शुभांगी हैं और निकिता हैं। निकिता will be my co-host और शुभांगी will help assist in the webinar. So Nikita, this panel discussion, and हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं जिनको मैं अब इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। हमारे साथ श्वेता पाल है। She is a communications professional. She is working with Sangat, where she manages the youth mental health campaign It's Okay to Talk, digital and community outreach and partnerships. We have Shaurya Reddy with us. He's the co-founder and CEO of Bastion Media, a media research and technology organization. Bastion Media एक digital magazine the Bastion को publish करती है, जो focus करती है on covering different development issues like education, environment, sports, and अब वो आगे जाके healthcare and technology पे भी publish करने वाले हैं। इसके अलावा we have Gargi Rana with us. She is a Youth and Democracy Fellow working with Priya Youth, and currently ये अपने एक project पे काम कर रही हैं जो family planning. Also working as a program coordinator at People's Organization. ये एक छत्तीसगढ़ की संस्था है, एंड आकाश ने उस ऑर्गेनाइजेशन में वो है और उन्होंने वहां पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है करियर रिसर्च एंड काउंसलिंग विंग प्रोग्राम के नाम से, जो हेल्प करता है यंग लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स में टू एक्सप्लोर द करियर एस्पिरेशंस, और उनको बताता है कि उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। हमारे साथ नसरीन अंसारी भी हैं जो भी अपनी ग्रेजुएशन करके 3rd ईयर में है, वो एक बीकॉम स्टूडेंट है। इसके अलावा एक अपनालय एनजीओ एक यूथ सिविक एक्शन ग्रुप का पार्ट है। वो अपनी कम्युनिटी में अपने ग्रुप के साथ बहुत सारे सिविक इश्यूज पे काम करती हैं, वाटर, सैनिटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज पे। इस टाइम नसरीन अपनालय ऑनर्स के स्टूडेंट है फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। भविष्य इज अ डिबेटर, न्यूज पैनलिस्ट एंड एक एस्टैब्लिश्ड स्टेज पोएट भी है अंडर द पेन नेम दास आरोही आनंद। उनकी पोएट्री वाइड रेंज ऑफ सोशल और टॉपिकल इश्यूज को कवर करती है। I would like to thank everyone for joining us today, and I would request Suhail to take this conversation forward now.
थैंक यू वेरी मच निकिता, एंड अगेन सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, टू ऑल आवर स्पीक। सबको बताना चाहूँगा, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स भी हैं आज, फील फ्री टू टाइप एनी क्वेश्चन यू हैव इन द क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन। जो आपका क्वेश्चन एंड आंसर का एक ऑप्शन है जूम पे, प्लीज फील फ्री टू type in questions at any point. Those panelists who are not speaking, जो panelists बात नहीं कर रहे, they might like to respond. Panelists can respond to you. Also, just to inform everyone, just to keep the microphones on mute when not speaking. Also, if the panelist's voice is breaking, then we'll just request them to switch off the video. और अगर किसी को अगर लोगों को ऐसा लगता है कि वॉइस अनक्लियर है, तो आप चैट में भी उसको डाल सकते हैं. Great. I think without wasting time, we should start. तो हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी सोचे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने भी भेजे हैं, so we'll try to address as many of those as we can. So I'll, our first question is basically, how are young people across India being impacted by the COVID-19 pandemic? तो जो कोविड-19 से भारत के युवा पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या पड़ रहा है, और आगे चल के भी क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सिचुएशन इवॉल्व कर रही है. So I would like to start with Shaurya, and he can give a perspective, being a young entrepreneur and working in sectors of development, environment, as well as sports, to give his thoughts on that. Thanks, Sohail. Thanks for having me here. So yeah, I think to start with, obviously the COVID pandemic has, as you said, impacted people across the globe. And I think especially for young people, I would put it across in two broad things, because we have, as young people, I think you're in two broad phases. One is if you're still in, say, college, or you're looking to apply for masters, or if you're in the education phase, right, of your career, then I think right now it's very obvious what the disruption is, from you not being able to attend classes, to colleges themselves, schools themselves finding it difficult to sort of keep up with this, and how do they come across with any sort of solution? How do they come across with ensuring that students have digital learning opportunities? So there's a big divide there. And if you were applying to go for your master's somewhere, obviously now you have to delay it by a year, 2 years, God knows how long. Especially if you're going abroad, which is another thing. And also, when you're speaking of going abroad, it's about where in the world you're going abroad, right? So if, for instance, you're going to Europe, then sorry, it's going to take a long time for things to get back. Same with the States. But Australia and, say, New Zealand, places like that are relatively clear. So while travel and all is still a big issue, I mean, it's going to take a long time for people to sort of match their education aspirations again. And the second big thing is obviously employment. And most people are out of college and fresh, or are looking for jobs. And anyway, India has been in a pretty bad phase with regards to employment. There haven't been enough jobs around. There haven't been enough good jobs around at all. And I can tell you from the experience of the media sector, the COVID pandemic has led to a lot of media houses laying off people. So, for example, Times of India laid off a huge bunch of their feature writers, people who've been with them for about 15 years, 16 years. And when you're at that level of time with an organization, you feel safe in a job, right? But even with those kind of people being pushed out of organizations, then it becomes a question mark on younger people, because younger people are seen as a crop that can be sort of, they're in excess because they're not so valuable to an organization yet. So it's a scary future employment wise. Nothing is sure.
For example, industries that were booming right before this have gone. Like tourism, for example, is out of the window. It'll take another year and a half, 2 years for tourism to come back, because there's also that scare about, oh, if I go out, what will happen? Or this, being around people, what will happen? Then the other thing, another industry is obviously the food industry. Huge. There was a huge pickup in the food industry, but now after this, I mean, one can only guess as to what the actual impact is, because right now also from a policy perspective, we are very focused on covering the pandemic and not the impact of the pandemic. So the impact of the pandemic is something that is that's not covered by policymakers or by the government right now, because to be honest, it's going to paint a very, very scary picture, right? As you would know, the GDP growth for India is now forecasted to be 1.6 for the next year. And on average, at least, if you ignore the figures that have been given by the government and all, we've been at around 4.5, 5. But 1.6 is really scary, right? So, and young people, given that India is, like you said, majorly a young population, and there not being enough jobs in the first place, plus this impacting a range of sectors, the future is bleak for sure. But also what I think is on maybe not a positive side, but something in the sense of balance, is that this has given some time, or at least a little bit of time, for everybody to access a range of skills, pick up things you haven't done before, right? And because you're so caught up in your everyday system, you often don't get time to break from that, right? I'll give you an example. I started a couple of courses on Python, for example, right? I had no experience in computer science. I thought it's an interesting field. Now I have some amount of time to get into it. And digital learning opportunities are increasing across to their credit, all these edtech companies have come out and they've said that, look, here are a bunch of courses for free, right? Here are a bunch of courses you can learn. And I think that presents a small opportunity for young people. So while education has been impacted, learning can still continue in different forms. And yeah, I think so. Those are my two broad things: education and employment. Thanks a lot, Shaurya. Thanks. Very interesting, and I'm sure resonating thoughts with a lot of other young people. अब मैं भविष्य और गार्गी से पूछना चाहूँगा इसी सवाल के बारे में. दे आर यंग YND फेलोज, तो थोड़ा आपके नज़रिए से, especially given that you are completing your higher education, how has it impacted you, your peers जो आपके साथी हैं और जो आपके साथ पढ़ते हैं? तो थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से अगर हमें आप बता सकते हैं. थोड़ा एजुकेशन के बारे में शौर्या ने बताया ही है, बट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इफ यू कैन गिव अस some of your thoughts. जी धन्यवाद. तो अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें, जो युवा छात्र हैं, जो हम लोगों के साथ पढ़ने वाले छात्र हैं या हम लोग हैं, तो फिलहाल भी स्थिति उत्पन्न हुई है, जो जैसे हम अंतिम वर्ष के छात्र हैं, तो हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फिलहाल हो गई हैं इस चीज को लेकर के कि हम लोगों के अभी एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हुए हैं. साथ ही ये प्रॉब्लम जो 10th और 12th के बच्चे हैं, उनको भी आगे का अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, आगे कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है. साथ ही एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि जो बच्चे अभी हॉस्टल्स में रुक गए थे ये सोच करके कि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रखेंगे, या वो ये सोच करके रुक गए थे, अपने घर नहीं जा पाए थे, लॉकडाउन हो गया था सडनली, उनके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उनको हॉस्टल भी खाली करने के लिए बोला जा रहा है. और जब वो अपने घर जा रहे हैं, यहाँ से किसी भी तरह से बस वगैरह के थ्रू भी अगर गवर्नमेंट अरेंज भी करा रही है, तो पहले उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है 18 से 21 दिन के बीच में. तो जो बच्चे ऑलरेडी 40 दिन से हॉस्टल में फंसे हुए हैं, उनको अभी और 18 से 21 दिन अपने मतलब राज्य की सीमाओं पर रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन होना पड़ेगा, और यहाँ से हॉस्टल भी. साथ ही एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो जैसे हम लोगों को एंट्रेंस की तैयारी करनी है, या और जो बच्चे हैं जैसे कोटा में बच्चे फंसे हुए थे, तो उन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आ गई है मेजरली कि ना वो अपने घर जा पा रहे हैं, और जो वो जहां पर हैं वहां पर भी वो प्रॉपरली पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं.
और इसके साथ साथ ही जो जिन बच्चों के ऊपर अभी फैमिली प्रेशर है या फाइनेंशियली जो वीक हैं उनके ऊपर जॉब का प्रेशर है, तो प्लेसमेंट के नजरिए से और इन सब चीजों से भी एक उन लोगों के लिए समस्या खड़ी हो गई है कि वो आगे किस तरह से करें। और सबसे मेजर बात यह है कि इसके बाद में जो रिसेशन का टाइम आएगा, जो मंदी का टाइम आएगा, जिसके अंदर जॉब्स बहुत कम होंगी, और देखने में ये भी आ रहा है कि कुछ बच्चों को जिनको प्लेस कर लिया गया था उनके प्लेसमेंट्स भी अब कैंसिल किए जा रहे हैं और उनको आगे अभी प्लेस नहीं किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम भी उन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा आ रही है। थैंक यू भविष्य। गार्गी आप प्लीज ऐड Hello. करिएगा। Am I clear? Yes, you are. Yeah. Yeah. So I mean, like everybody said, the words of social distancing and quarantine have entered our vocabulary, and like our lives have changed beyond recognition. This is for everybody, including the students. As personally speaking from experience, I'm a third-year student, so I was like on the brink of entering the job market or a master's institution. And what has happened right now is that the future has just gone up in smoke, and there is just uncertainty left. We don't know where we'll get jobs. We don't know if we'll get into a master's course anywhere, because they're not entrance exams being held. There's nothing right now. And that is, I think, the key thing that's impacting a lot of students right now is that the uncertainty in the future that we are facing right now. And also the fact that like colleges have continued classes in an online medium, which obviously, as Shaurya highlighted, this is the time where we can learn. But also a thing to note here is accessibility. Not all people have good internet connections. Not all people are in a good enough mental state to learn. So that becomes a very big thing. And as personally speaking, there's this big pressure of productivity on my head. It's like you're at home, even though you are going through a pandemic, you still have to be productive. That is a really big thing that I'm facing right now. It's like all the time you have to, like, what are you doing? Either learn a new language or cook something or do something productive about yourself, learn a new course, go on Coursera. Those are the things that are really impacting the youth. I see my friends, we talk, and the fact that we're not, our last semester of college got cancelled. That's a big thing, because these are the last moments of our lives, of our college lives, and these are taken away. We don't have any farewell. So the morale all over is really down right now. That is just the state as it is, because there's so much uncertainty. There's nothing that can be done from our end about the uncertainty per se. So yeah, that's Interesting. Thank you. Thank you for your thoughts. I think pressure of productivity is a very interesting thought. Just because everyone is home doesn't mean we must do something, or it's a good time to do it, but there can be that pressure as well. So I'm just going to move on to Shweta. And Shweta, given your association with Sangat, and it's okay to talk, and we've heard a lot about uncertainty, a lot of uncertainty, especially being faced by young people in terms of education, jobs, and now this pressure of productivity. So maybe, how does it relate to young people's mental health? What can they, can they go and seek some advice, some help? So maybe from that perspective, you can give us some thoughts. So, I mean, thank you everyone for sharing all that you said. And before I am not really in the right place to share the impact of COVID on young people's mental health. What I know from my work and from the campaign and the kind of responses we've been receiving, all of what you've said is at the heart of what's impacting people's mental health. Our mental health does not exist in a vacuum. Everything that happens around us has an impact on how we feel, how we think, how we behave. And to know that the lockdown is not going away right now, all of this has very real consequences on people's lives, careers, and financial health. We know that the impact of this is going to be large and negative. What Shaurya also said, that हम अभी impact के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. We're just currently dealing with the reality of the pandemic and trying to figure out a way to come out of this safely. So truthfully, honestly, I know that we don't really know at the moment what the psychological impact of COVID-19 across the globe is going to be. We know that it's going to be bad. We know that there's going to be widespread trauma and
real mental health challenges that a lot of people are going to be dealing with in the future, but we don't have a handle on what the extent of the damage is going to be. So very much we need people to start, we need our governments and we need our leaders to start taking mental health seriously right now if they haven't already been. So that's already said and done. Coming more specifically to young people, so India is a country, and some of you might already know this, but the largest cause of death in young people in India has till now always been suicide and self-harm. So we know that mental health problems is something that is eating away at the young population, and we need to be taking mental health and mental well-being seriously. The fact that we don't is a problem in and of itself. But ये तो पहले की बात थी कि this is what our research shows. We know from NCRB data that this is young people are dying more because they are taking their own lives, not because they are dying because of malnutrition or because of road accidents. It's a definite shocking number that not a lot of news coverage gets. So this was before lockdown, so we don't even have a handle on what happens after COVID, how bad or how negative the impact of mental health is going to be. So at least what we can say that it is going to be something that all of us are going to have to deal with. And another big problem with the COVID and lockdown is that before we even go to services, there's always been a lack of services for mental health in India. We have one of the most disproportionate service availabilities across the globe. For a country this size, we have hardly about 7,500 psych experts across the country, which is a dismal number in anyhow. And with the lockdown, people who need and want to seek mental health services are unable to do that physically. So this not only exacerbates the problem, it's just making reaching out to services so much harder, and it's overall not a great situation. So this, in my viewpoint, of course, the young people are worse impacted. There are also places which I think did not come up in the discussion here, but we know from our from the work with It's Okay to Talk is that we have been getting messages from young people who are stuck in homes that may be abusive, where young women are and effectively locked into households with their own perpetrators with no access to care or relief homes, because no care or relief home is taking in new people right now. So the effect of COVID, especially on psychological well-being, is going to be really, really negative. Young queer people who are not out to their own families are 24/7 living in a situation that is not supportive, that does not support their identity. So just the amount of living with that kind of emotional negativity is very, very hard, and this is going to affect the entire generation as we come out of this. So just adding to what everyone shared, there's and overall, I think people who've already been vulnerable and people who are struggling to manage their mental health, a number of them are unable to access their regular support systems. So I don't want to sound bleak, but it is an unfortunate situation, and the impact on well-being and mental health is not going to be great after this. Thanks, Shweta. Very pertinent and some very interesting thoughts on. It is a very tough situation for young people's mental health, and given, we already lag behind in terms of services, in terms of professionals, it's probably putting more pressure on the existing system. तो अब मैं थोड़ा आकाश आपसे पूछना चाहूँगा इसके बारे में, अगर आप थोड़ा छत्तीसगढ़ के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जैसे आप जो सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ काम करते हैं करियर काउंसलिंग पे, तो वो कैसे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आगे जैसे सौर्या और लोग बोल रहे थे कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो थोड़ा आपसे सुनना चाहेंगे।
आपकी आवाज नहीं आ रही आकाश, फिर से ट्राई करिएगा। आवाज आ रही है अब आ रही है, बिल्कुल। ओके ठीक है। तो सर ये इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ में कितने कोरोना केसेस हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। So there are only 41 cases. Total 41 cases are there in Chhattisgarh, in which only 5 cases are active, and rest of them are recovered. So now let's get back to our question, which asks about the impact of COVID-19 on you. So the first impact is loss of education during lockdown. On 25th March, India faced lockdown. But before that, schools and colleges, including coaching institutions, have been already shut in Chhattisgarh. So it looks good when it comes to stop coronavirus, but it is bad, not only bad but worse when it comes to education, because if we talk about those students who study in a semester way, they suffered greatly because there are no physical classrooms for them yet. Here one can argue about online classes and all the features available through technology nowadays, but in Chhattisgarh, people are not aware of those things. Yes, they are having internet connections, they are having all the features, but they are not having all the data. They don't have that much knowledge and information to use those stuffs. So that is why it is very bad when it comes to education part. Second impact is uncertainty in the midst of crises. ये जो मेरा point है sir, this refers to school and college students who have yearly examinations. In Chhattisgarh, if we talk about school students, almost every school student is getting general promotion, means they will enter directly to another class, except 10th and 12th class. So now 10th and 12th class students are in worry that when will their exams be completed, when will they get admission, and when will their result will come out. Similarly, when we talk about college students, there are total 25 universities in Chhattisgarh and more than 800 colleges in Chhattisgarh. So thousands and lakhs of students are waiting for their exams to complete it. So definitely it is a very big issue. And जब हम आते हैं कि इसको हम more closely look करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो 10th है, 12th है, फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, और जो फाइनल ईयर है मास्टर्स के स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा चिंतित हैं बाकी कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि इनको आगे बढ़ना है। जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स है ग्रेजुएशन के उनको अपने करियर में आगे बढ़ना है। तो ये जो ज्यादा का my third impact, what I think is financial loss. अगर हम स्टूडेंट को हटा भी दें और सिर्फ यंग पीपल पे फोकस करें, तो as Prime Minister has requested companies to not fire employees, but the reality we don't know. Reality is really bad. So यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस होगा और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा, ना सिर्फ यंग पीपल पे बल्कि स्टूडेंट्स पे भी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से have example कि एक इंसान 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, आफ्टर लॉकडाउन मे बी ही लॉस्ट हिज जॉब, देन व्हाट, and his son is wishes to pursue engineering, but now because of financial loss his son is not going to pursue engineering, and this is reality not only in Chhattisgarh but also in whole country. यहाँ पे ये सारी इश्यूज हैं जिस पे हमें बात करनी होगी, और यही 3 इश्यूज है जिसके जो मेरे साइड से हैं। थैंक यू आकाश, थैंक यू वेरी मच। नसरीन, आपसे अब मैं पूछना चाहूँगा कि आप गोवंडी मुंबई से हैं, आप काफ़ी वहाँ पे युवाओं के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कोविड-19? तो कोविड-19 की वजह से पहले तो हाँ एजुकेशन पर ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो यूथ है वो अभी एजुकेशन की तरफ रुख ले रहे थे, क्योंकि स्लम एरिया है तो काफी टाइम लगा कि एजुकेशन की तरफ जाने में। तो अभी जो पढ़ाई की तरफ ज्यादा जा रहे थे, लेकिन अभी बंद होने की वजह से सभी चीजें, स्कूल कॉलेजेस बंद होने की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सबके अपने अपने प्लान्स थे कि अभी एजुकेशन होने के बाद में अभी आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही है कि अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक ये सोचा था कि हाँ एग्जाम होने के बाद में जॉब को डायरेक्ट ज्वाइन करूंगी, बट एग्जाम भी नहीं हुआ और बाकी कुछ भी हो नहीं पाया, मतलब ना एजुकेशन हो पाया ना जॉब मिल पाई, तो जिसके घर में भी इश्यू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। और जो यूथ है वो ज्यादातर स्ट्रेस में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्लम एरिया है
तो यहाँ पर रोज का पकाना खाना, अगर बच्चे जो यूथ है वो एजुकेशन ले रहे तो उसके साथ में वो जॉब भी कर रहे थे, लेकिन अभी जॉब भी रुक गई है, एजुकेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से घर में बंद है। और एरिया के अंदर जो घर होते हैं, हाउसेस है, वो बहुत छोटे छोटे और बहुत जॉइंट है, तो लोग घर के अंदर भी नहीं रहना पसंद कर रहे यूथ जो है। तो हमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही हो रही है कि घर के अंदर रहना पड़ रहा है, प्लस हमें कुछ करने को नहीं है। घर में भी रहे तो बड़ी बड़ी फैमिलीज है, तो जिसकी वजह से अब्यूज हो रहा है, वर्बल नॉन वर्बल वायलेंस भी हो रहा है, तो फिर ये सारी चीजें जो फेस करनी पड़ रही है। फैमिली है जो ज्यादा फैमिली है, बच्चे हैं, ये यूथ जो है वो घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं, और बाहर पुलिस वगैरह होती है, तो जब घर से भी निकलो बाहर किसी काम के लिए भी तो फिर अलाउ नहीं है घर से निकलना, तो प्रॉब्लम हो रही है बाकी चीजें, बेसिक नीड्स की चीजें भी लेने के लिए, क्योंकि स्लम एरिया है तो यहाँ पर फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं है, पानी वगैरह की या बाकी टॉयलेट्स वगैरह है जो घर के बाहर है, घर में नहीं बने होते हैं। तो जब घर से बाहर निकलो इन सभी चीजों के लिए, या पानी खरीदने के लिए, पीने का पानी हो वो भी खरीदना पड़ता है, तो घर से निकलो तो प्रॉब्लम हो रही है। एक तो पैसे नहीं है, प्लस हमारे पास कोई सुविधा भी नहीं है गवर्नमेंट की उतनी ज्यादा, तो प्रॉब्लम हो रही है यही कि थोड़ा स्ट्रेस बढ़ रहा है घर के अंदर रहने से, और झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर यूथ जो है वो चाह रहे घर से निकले, मतलब यहाँ पर कैसा हो रहा है, कोरोना से डर नहीं लग रहा है, घर में जो ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, जो परेशानी आ रही है घर में, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देख करके तकलीफ हो रही है, उस वजह से घर में रुकना हो नहीं रहा है कि घर में रुक सके, तो जिसकी वजह से घर से निकल रहे हैं सभी। अभी थोड़ा तो खुले में रहने का बनता है, क्योंकि स्लम एरिया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर रहने में, और घर में रहने से और बीमारी फैल रही है, क्योंकि यहाँ पर एशिया का नंबर 1 डंपिंग ग्राउंड है, जो उसके बहुत नियर बाय घर है, तो जिसकी वजह से और बीमारी फैल रही है, तो फिर घर में रहना ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर पैसे भी इतने नहीं है कि घर के अंदर रहे तो हम बाकी चीजें अपनी पूरी कर सके, तो कहीं ना कहीं सारे यूथ जो है वो इसी चीजों से परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्लस घर के अंदर जो वायलेंस बढ़ रहे हैं, वर्बल नॉन वर्बल, तो ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम फेस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन, काफी इंटरेस्टिंग है। हाई डेंसिटी स्लम एरियाज में और ये प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो रही हैं, कंपाउंड हो रही हैं, और जैसे रूरल स्थिति से थोड़ा अलग हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। आई थिंक मैं सीधा अपने अगले सवाल पे जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास अभी 2 और सवाल हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा हम लोग जो डिस्कस करना चाहेंगे वो है कि ये मुद्दे निकल रहे हैं जो कि सब फाइनलिस्ट ने हमारे बात किए हैं, ये जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं युवाओं के, वो कैसे एड्रेस किए जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स, तो वो थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे पैनलिस्ट से। So we can start again with Shaurya, if you can just give some of your thoughts on that. Okay, to be honest, इसके बारे में there's not so much clarity, especially from the government and policy side, because everything, if I'm speaking just about the government and policy, everything is pretty much geared towards ensuring that the lockdown happens. And there's, even if there's lots of questions roaming around about what will happen post the lockdown, what is the roadmap, यहाँ से lockdown से बाहर कैसे आएंगे, how will, you know, right now they've demarcated green zones, orange zones, red zones, but even within that, like Akash was saying, for example, Chhattisgarh has few cases, right, compared to places like Delhi, or in places like that, why shouldn't economic activity start? What is the roadmap for economic activity to start, so that at least the people in his year, college students, can get out there and find a job? You know, if things like that are still shut, then I mean the impact is only going to be worse. So right now, policy government ki taraf se, there's not much that is genuinely out there, and agar hai bhi, it's quite confusing. If you look at the guidelines that continuously come out, it's, I mean, they say private establishments, but then are allowed to work, but then they say only certain kinds, for example, very small example. So it's quite confusing. I think more work is in fact happening on the civil society end.
which is I think really good to see. A lot of places are stepping in actively to whether it's in food delivery systems, whether it's simple rationing, whether it's even individuals. For example, there are a bunch of people, I was reading about this somewhere in Bangalore, where a group of like young people are going around colonies and distributing food. Not an organized collective, they're not an NGO or anything like that, but they're going out of their way to ensure that something like this happens. So civil society is playing a really, really big role, especially. And another example is, I think in Gaon somewhere, so there are a couple of youths who are going out and giving medicines, which is another really big thing, right? Because medicine, there's a huge medicine shortage. For example, like my father has takes some BP medication once in a while, and like for the past couple of weeks, he's been out of that also, right? So it's but there are groups, organizations that are stepping up to this challenge and have gone out of their way to provide for this. In terms of education institutions, again, like a lot of the panelists pointed out, there are attempts to go online, but those aren't enough because connectivity is an issue, right? Nobody has real good internet access. I think if I'm remembering the stats right, as just a couple of years ago in 2017-18, only about 40% of the country had any kind of internet access. Obviously, all of this changed when people like Jio came in, made internet access and connectivity much cheaper than what it was before. But what I think should happen from the education side, at least, is to pair with organizations that are working on the ground. So relief organizations that are working on the ground, education institutions or these delivery mechanisms for education should pair with these people on the ground, so that in areas like where Nasreen is from and she's talking about, at least that model of education is delivered. Some sort of education is delivered, even if it's slower than what would happen if you're in a school, right? So I think that needs to happen. As far as, again, what exactly is happening is hard to say, because there are a lot of things that are happening, but again, primarily from the civil society side in terms of relief efforts. And also there's a lot of, I think, international collaboration, which is important to point out. For example, some big funders like Omidyar and Bill and Melinda Gates, these foundations have actually stepped up and put in lots of money in terms of COVID relief in India. So India is a special focus for a lot of international organizations anyway, and they have sort of come in and at least kind of boosted this process, which is good to know. But I think, yeah, broadly that's as much as I see it, because, and the rest is, it's fairly hard to say what again, from the policy side or the government side, what is happening, because it's quite unclear. Me being in the media space itself, I'm a little unsure of it, but hopefully things will, I mean, we'll get some sort of a roadmap soon. Thanks, Shaurya. If I can just come to Shweta, obviously Shaurya just pointed out civil society organizations are playing a big role. So if you can just shed some light on that, how they are responding, especially in the mental health space. Okay, so mental health specifically, and I'm really happy to say that the community that I come from, where we work on looking after people's mental health outcomes from a very intersectional and intersectoral approach. Community organizations and NGOs have reacted super fast, and the response has been really good. I think since lockdown began on March 25th, so a number of helplines and telecalling services and physical mental health services that just went out of work within a week managed to get on new phone numbers, managed to train their counselors and therapists to switch to a web tele-counseling sort of mode. So the response was really great to see. And at our end, so what Sangat actually does is mental health research. We also run community clinics in Goa and Delhi, and again, we couldn't provide any services to populations.
So Sangat also has now started a web-based platform. Web-based platform that provides free mental health service that people can go and seek psychological care from. Just coming back to other organizations, as I said, the response has been really good and widespread. Many mental health foundations and organizations have started running, making available support services that are looking at not only mental health care, but also specialist care for people, for example, who might be suffering from trauma related to the COVID lockdown, or people who are survivors of domestic violence, people who are from the LGBTQIA community, people who belong to transgender populations, and across the country as well. The helplines have been are available in different languages. So this is just talking about mental health. There have been civil organizations and community-led, youth-led programs that are organizing peer support networks and peer counseling on a weekly meeting basis. So these are again simple Zoom webinar calls which are for people who are already living with psychosocial disabilities, or people who are currently finding themselves lacking any kind of support system, and based on different kinds of topics. Just to add that if you follow It's Okay to Talk, we sort of compile a lot of this information on a day-to-day basis. So that's we actually are able to signpost a lot of information to other people depending on what kinds of services that people might be looking for. So about the government, it's sort of it's a little hard to pinpoint exactly what is being done for mental health care, because the simple answer is not much. We know that the Ministry of Health and Family Welfare has made available a psychosocial support helpline, and a lot of you might have already received SMSs on your phone saying that this helpline is available. What is not clear is, so the PDF notification that came out with this helpline was in English, so I'm not sure whether it supports too many regional languages or not. But having said that, there are a number of other organizations that are supporting psychological care in range of regional languages. But yeah, the burden of providing this care and service is being borne by NGOs and civil society organizations, and not much is being said or talked about the burnout that happens for people who are providing this level of care and service on a day-to-day basis. In a simple way, there's not much that the government is doing in terms of mental health care specifically. We know the MyGov app has partnered with a number of other organizations to sort of compile all of these resources. So the government is very actively depending and partnering with civil society organizations to provide this care. So yeah, that's been sort of the up and above of what we've seen from a policy way. There's also a helpline that is specifically for transgender populations that's been started by the Ministry of Social Justice. But yeah, these two helplines are the only ones that we know. For our own organization, yes, I think with It's Okay to Talk, because we are a mental health campaign, well, in the beginning of the lockdown, we did start receiving messages of people seeking the support, and हमारे लिए थोड़ा ये आसान है करना, क्योंकि हम इस काम में काफी टाइम से इन्वॉल्व हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे हैं, हमारे नेटवर्क्स अच्छे हैं, तो हम बहुत ही इजीली और क्विकली ये हेल्पलाइंस और दूसरी संस्थाएं क्या कर रही हैं वो इन्फॉर्मेशन हम कोलेट करके जल्दी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं. तो वो काम हम एक्टिवली कर रहे हैं. हमारे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम इस टाइप के मतलब इस टाइप के कॉन्वर्सेशंस रेगुलरली करवा रहे हैं, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी एक सिंपल Q&A की तरह से हमारे साइकोलॉजिस्ट से क्वेश्चंस पूछ सकती है, और जिस तरह के रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं ये बहुत ही अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं. तो जितनी सारी सबने प्रॉब्लम्स मेंशन की, एंग्जाइटी से रिलेटेड, घर पे प्रॉब्लम्स, घर पे झगड़े होने से हम कैसे डील करें, फाइनेंस, करियर को लेके चिंता है, ये सबसे कैसे जूझे, इन पे हम रेगुलरली Q&A सेशंस अपने साइड से करवा रहे हैं. और ये जो दूसरी संस्थाएं और हमारी संस्था भी जो साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड करती है, उसका इंफॉर्मेशन हम दूसरों तक जल्दी से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.
थैंक यू श्वेता। अब मैं थोड़ा भविष्य और गार्गी से उनके थॉट्स पूछना चाहूँगा, especially in relation to education institutions और colleges, universities, कैसे वो लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे एड्रेस कर रहे हैं ये कंसर्न्स, थोड़ा उस अगर आप एंगल से हमें बता पाएंगे, क्योंकि काफ़ी प्रश्न भी आ रहे हैं, द लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, तो थोड़ा अगर आप दोनों बता पाएंगे। जी, तो अभी कॉलेजेस की तरफ से हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं कि जब लॉकडाउन हो गया तो कोर्स कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस ली गई, और साथ साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे कॉलेज की वेबसाइट वगैरह, उनको भी काफी ज्यादा एक्टिव किया गया, वहां पर भी मटेरियल वगैरह अपलोड किया जा रहा है, और ऑनलाइन क्लासेस भी रेगुलर हो रही हैं। टीचर बहुत मेहनत करके डेली 1-1 घंटे क्लासेस ले रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि हम कोर्स कंप्लीट करा दें। साथ साथ गवर्नमेंट ने भी NYKS नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा आई गॉट एक ऐप लॉन्च की है, जिसके अंदर कुछ बुक्स हैं, जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट जाकर के रजिस्टर कर सकता है और लॉगिन करके वहां से कुछ बुक जो है वो PDF में डाउनलोड कर सकता है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस UNODC ने भी लॉकडाउन लर्नर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर वो जो ड्रग अब्यूज या जो अभी घर के अंदर जो घरेलू हिंसाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लेकिन जो एक प्रॉब्लम जो इन तीनों केसेस में यथावत बनी रहती है, जो प्रॉब्लम रहती है, वो ये है कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या जो बच्चे अपने गांव चले गए हैं जहां पर शायद उनके फोन में इंटरनेट है लेकिन वहां पर इंटरनेट नेटवर्क नहीं आते हैं, या वो लोग रिचार्ज वगैरह नहीं करवा पा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ मेजर समस्या ये है कि चाहे गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितना भी करे, लेकिन अगर वो चीज इंटरनेट के माध्यम से जा रही है तो वो चीज उन तक पहुंच पाना सक्षम ही नहीं है। साथ ही जो बच्चों को, क्योंकि असाइनमेंट्स की लास्ट डेट बता दी गई है हम लोगों को, तो उस क्षेत्र के अंदर भी बहुत ज्यादा दिक्कत बच्चों को आ रही है। साथ साथ अगर एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो युवाओं के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा हैं ज्यादातर वो लघु उद्योगों से जुड़े हुए हैं, और इसके बाद में जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो इन लघु उद्योगों को ही होगा, जो शॉर्ट बिजनेस है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो अभी यूपी में जो कपड़ा मार्केट है, वहां पर लगभग 80 लाख वर्कर काम करते हैं, और 80 लाख में भी ज्यादातर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो अपना घर चलाती हैं वहां पर काम करके। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक वहां पर कोई उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है, या गवर्नमेंट द्वारा अब तक कोई ना आश्वासन नहीं दिया गया है। तो वो लोग ऐसे हैं जो डेली कमाते हैं और डेली फिर खाते हैं, लेकिन उन लोगों को अभी ना तो मिल की तरफ से कुछ पैसा मिल पा रहा है, ना ही वो कुछ कमा पा रहे हैं, और आगे ये भी गारंटी नहीं है कि वो किस तरह से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितने उनके पास ऑर्डर्स वगैरह थे वो भी कैंसिल हो गए हैं। तो कुछ बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ बच्चे इंटरनेट से बुक्स उनको मिल जाती हैं, वो इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं, मटेरियल अवेलेबल होता है, लेकिन जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज में अपना कुछ अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए कोई बुक मिल पाना बहुत मुश्किल है इंटरनेट के ऊपर। स्पेशली अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं हिंदी की, या कोई संस्कृत ऑनर्स कर रहा है तो, या कोई बंगला ऑनर्स कर रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इंटरनेट पर जाकर के कोई मटेरियल निकाल करके उसको पढ़ पाए। इसके लिए एक बहुत अच्छी पहल मिजोरम में की गई। वहां पर कुछ युवाओं ने जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उनकी बुक्स को इकट्ठा करके और बच्चों तक पहुंचाने का काम स्टार्ट किया है। लेकिन ये अभी बहुत छोटे से कम्युनिटी लेवल पर है, समाज के स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन जब तक सरकार इस तरह का कुछ नहीं करती है, जब तक इंटरनेट पर हम लोग डिपेंडेंट हैं, तब तक हम कितनी भी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन वो सीमित लोगों तक रहेंगी। I think what Bhavishya said essentially sums up अभी जो situation चल रही है students के regarding. But speaking for educational institutions in particular, earlier there was like obviously there's still uncertainty, but yesterday or the day before UGC came up with the news that the exams are going to be held for third year students in July, and the session will reopen in August and September. So these guidelines have somehow given us at least a frame of time in to expect when will some sort of normalcy return to our lives, which is obviously helpful in this point. But at the same time, I think everything Bhavishya says, I completely agree with this. Internet is a really big problem here in especially in rural areas. Like we are still privileged in a sense that we're able to talk to each other through the internet right now.
There are people who are not able to do that, and for that the government has failed to recognize for students who go to government schools, or for students who don't come from that high financial backgrounds. The government has failed to create any safety net for those students. The government has failed to provide some sort of distance learning for those students, which also matters, because not just tertiary education for primary education also matters, which is being stopped right now. So I feel that is something that can be concentrated on, which we don't see a lot of efforts being done right now from the government's end. थैंक यू भविष्य एंड गार्गी। नसरीन, मैं आपसे अब थोड़ा पूछना चाहूँगा कि आपके जो गोवंडी में जो आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या सपोर्ट रहा है, कैसे जो ये मुद्दे हैं लोकल बॉडीज जो हैं, लोकल स्तर पे जो गवर्नमेंट्स हैं, एनजीओज हैं, वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा आपसे जानना चाहिए। गोवंडी का जो स्लम एरिया है, यहाँ पर गवर्नमेंट की तो ज्यादा हेल्प नहीं हो सकी है, लेकिन जो एनजीओज है यहाँ पर, अपनाले एनजीओ जो 12 क्लस्टर में अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका है, जिसमें लगभग 12,000 फैमिली तक हम लोग पहुंच चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते समय। क्योंकि यहाँ पर कैसा है, रोज का काम करना है, रोज का खाना है, रोज का पकाना है, सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं हो पाती है, क्योंकि लोग उतने एजुकेटेड नहीं है कि, और उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है कि लोगों को अच्छी से अच्छी जॉब मिले। तो रोज का पकाना खाना है, और कोविड-19 लॉकडाउन होने की वजह से सभी चीजें बंद हो गई थी। लोग कोरोना से कम और भूखमरी से ज्यादा परेशान है, तो लोग घर से बाहर सिर्फ इसलिए निकल रहे कि उनके घर में कुछ राशन आ जाए और घर के अंदर कुछ मदद हो सके। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफाई किया था हमारे कम्युनिटी के वॉलंटियर्स ने। तो हमने जो एनजीओ कम्युनिटी को हेल्प कर रही थी, हमने उसके थ्रू अपने कम्युनिटी में हेल्प लेकर आई और उनके थ्रू कम्युनिटी में राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लोगों को थोड़ी राहत है। और गवर्नमेंट की तरफ से हर रोज शाम के समय कुछ खिचड़ी बंटती है हर सभी लोगों के लिए, और लेबर्स जो होते हैं उन्हें भी शाम के टाइम पर एक समय का खाना दिया जाता है। बाकी और जो राशन है वो पर जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें 5 kg राइस फ्री है। जिनके पास राशन कार्ड है सिर्फ उन्हें राइस मिलता है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जो एनजीओ है 7-8 एनजीओ, अपनाले है, ज्ञान सती कारुण्य ट्रस्ट है जो बच्चों के लिए काम कर रही है, आंगन ट्रस्ट है जो 100 लोगों को हेल्प किया है सिर्फ एक कम्युनिटी में, और अपनाले जो है वो 12 कम्युनिटी में 48 वॉलंटियर्स के साथ में लोगों को हेल्प किया रिलीफ का। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है या प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो जब ये प्रॉब्लम जो है कम्युनिटी के ही लोगों ने ढूंढा है, और कम्युनिटी के ही कुछ लोग हैं जो अपनाले के साथ जुड़कर जॉब कर रहे हैं, स्टाफ है, हम दोनों ही मिल करके, स्टाफ और वॉलंटियर्स मिल करके कम्युनिटी को राहत दी है राशन ले करके। तो ज्यादातर एनजीओज है जिनका हमें सपोर्ट मिल सका है, लेकिन फिर भी जो वुमेन्स को इश्यूज होते हैं सैनिटरी पैड्स वगैरह का, उसका थोड़ा इश्यू हो रहा है, वो मिलना मुश्किल हो पा रहा है। तो जिसके लिए अभी तक कुछ हेल्प नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एक एनजीओ है माइना, वो हेल्प करी है, लेकिन अभी तक वो ज्यादा कम्युनिटी को कवर नहीं कर पाई है। तो ज्यादातर हमें एनजीओ का ही सपोर्ट मिल पा रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। थैंक यू नसरीन। और ये जो युवा है, ये जो वॉलंटियर हैं, मोस्टली युवा हैं और कम्युनिटी के ही हैं? हाँ, सारे वॉलंटियर्स कम्युनिटी के हैं, सिर्फ स्टाफ है जो कुछ बाहर के हैं, लेकिन वो भी अलग अलग कम्युनिटी के हैं। तो सब मिल करके एक दूसरे की कम्युनिटी को हम हेल्प कर रहे हैं ताकि लोग कोरोना से बचे और भुखमरी से भी बच सके। थैंक यू नसरीन। आकाश, आपसे पूछना चाहूंगा, आपके एरिया में, छत्तीसगढ़ में क्या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने मुद्दे बताए थे, स्पेशली जो लर्निंग मीन्स में, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट बच्चों के पास नहीं है तो क्या कुछ कर रही है गवर्नमेंट, कुछ कर रही है और एनजीओ कुछ कर रहे हैं? थोड़ा इस पे अगर आप बता पाएंगे तो। ओके सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कॉलेज स्टूडेंट्स की भी। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही हैं, तो कॉलेज स्टूडेंट्स को उतने प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्कूल स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जो www.cgschool.in।
तो इस वेबसाइट में ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी गई है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। तो यहाँ पे एक सबसे पहले तो क्लासेस दी गई है, जैसे कि हम सभी ने एक बात पे प्रकाश डाला है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, बट हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हम कैसे यूज करेंगे ऑनलाइन इक्विपमेंट जो है उनको। तो यहाँ पे भी वही बात होती है, आपने वो लॉन्च कर दिया है, लेकिन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर हु डजंट हैव ऑल दोज इक्विपमेंट्स टू यूज ऑल दोज फैसिलिटीज। साथ में ही मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के लिए, वहाँ पे जो टीचर्स हैं, तो टीचर्स भी उतने फैमिलियर नहीं हैं नए नए इक्विपमेंट से। उनको नहीं पता कि किस तरीके से हम अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो बच्चों के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है, जो वीडियो क्लासेस जो अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, उनको भी दिक्कत आ रही है, आवाजें क्लियर नहीं आ रही है, बहुत सारा दिक्कत आ रहा है, टीचर्स को ही फैमिलियर नहीं है, तो फिर आप बच्चों को किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें आ रही है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं आ रही है, जो कॉलेजेस होते हैं। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो ठीक है, उनकी फैसिलिटीज सही हैं क्योंकि उनके टीचर्स वगैरह को पता है, लेकिन वहीं पे आप गवर्नमेंट अगर कॉलेजेस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये दिक्कत आ रही है कि टीचर्स को भी अच्छे से नहीं पता, फिर बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही है। और जैसा कि मेंटल हेल्थ कहा, वहाँ पे भी ये इश्यू आता है कि जैसे कि हम कॉलेज जाते थे अटेंडेंस के लिए, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको क्लासेस अटेंड करना अनिवार्य बोल दिया गया यहाँ पे। तो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं किस लिए? ताकि अटेंडेंस हो। दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग गुड फ्रॉम दोज ऑनलाइन क्लासेस। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ में हम किस तरीके से डील कर रहे हैं, अगर हम पीपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम अपनी तरफ से लास्ट ईयर में हमने 3500 बच्चों को टच किया था, उनका काउंसलिंग किया था, तो उनके कॉन्टेक्ट्स हमारे पास हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन इज दैट वी आर गिविंग ईच एंड एवरी एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू देम थ्रू मैसेजेस। सो हम उनको वो सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि कब क्या है, उनके अगर कुछ इनके एग्जाम्स नहीं हुए तो उनके एग्जाम्स कब होंगे, अगर उन्हें कोई भी दिक्कत है तो वो किस नंबर पे या किस तरीके से वो अपनी दिक्कत का समाधान कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम मैसेजेस के थ्रू बच्चों को बता रहे हैं। साथ में ही हम बच्चों से ये भी कह रहे हैं कि वो अपने दोस्तों को भी वो सारी चीजें बताएं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3500 बच्चों के नंबर हैं, वो काफी सफिशिएंट नहीं है कंपेयर टू अगर हम छत्तीसगढ़ के टोटल जो बच्चे हैं उनको कंपेयर करें तो वो भी एक इश्यू है। तो हम बच्चों से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं उन्हें कि आप वो मैसेज आगे बढ़ाएं ताकि और भी बच्चों को पता चले। तो ये है छत्तीसगढ़ का जो हाल है। थैंक यू आकाश। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। एक चीज़ है कि डिजिटल डिवाइड है, ऑब्वियसली सब बच्चों को एक्सेस नहीं है, पर अगर एक्सेस भी है तो क्या हमारे टीचर्स इक्विप्ड हैं वो टेक्नोलॉजी हैंडल करने के लिए और उस माध्यम से पढ़ाने के लिए? बहुत अच्छा ये पॉइंट है जो सोचने वाली बात है, एक सवाल उठाता है। ठीक है, तो क्योंकि अभी ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, हमारे पास आधा घंटा और है, करीब 25 मिनट। जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है वो मैं चाहूँगा कि पैनलिस्ट ब्रीफ में, संक्षेप में थोड़ा बताएं, 1-2 लाइन में ही, कि ऐसी स्थिति में जो मौजूदा स्थिति है, युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, वो क्या भूमिका निभा सकते हैं। सो व्हाट रोल्स कैन यंग पीपल प्ले इन द करंट सिचुएशन for themselves but also for their peers, for others in the community. इस बारी थोड़ा उल्टा चल सकते हैं। आकाश, आपसे शुरू करते हैं पहले। सर क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे एक बार? मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली जो मौजूदा स्थिति है उसमें युवा क्या भूमिका निभा सकते हैं और उनका क्या रोल रहना चाहिए। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो क्या युवा क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? वेल सर, यहाँ की यूथ क्या कर सकती है, सबसे पहले तो उनको चेंज तो होता है सर, हमेशा चेंज होता है, चेंज इज मस्ट। तो यहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है वो सीख सकती है कि किस तरीके से उन्हें सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, अगर ये नहीं आता, ये एपिडेमिक नहीं आता तो कुछ बच्चे अभी अभी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जान रहे हैं, वीडियो कॉल्स के बारे में जान रहे हैं। अगर ये एपिडेमिक नहीं आता तो उनको आगे आने वाले 1 से 2 साल तक भी इनके बारे में पता नहीं चलता। तो जो कोरोना वायरस ने जो सीख दी है, दैट इज चेंज इज मस्ट। आपको चेंज के जो अकॉर्डिंग है वो चलना होगा।
तो वो एक चीज है कि अगर आप अपने चेंज को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो और अपने आप को अप टू डेट करेंगे तो आप इन सब चीजों से काफी अच्छे से लड़ सकते हैं। वन एग्जांपल आई कैन गिव इज दैट जो एजुकेशन फील्ड है, अगर आप अप टू डेट रहते, सारे जो यंग पीपल है वो अप टू डेट रहते या उन्हें वो फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती, तो एजुकेशन से जो रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो एक भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। बिकॉज़ टेक्नोलॉजी इज़ दैट मच कैपेबल कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आज के समय में। बट स्टिल वी आर नॉट अप टू डेट एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग ऑल ऑफ दीज़ इश्यूज़। सो यंग पीपल को मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको नेगेटिव चीज़ें काफ़ी हो रही हैं, बट हम एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चल सकते हैं। हम अपने आप को अप टू डेट अपडेट करने का काम कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो युवा है वो अच्छे से कर सकती है। साथ में ही ऐसे है कि हम देखते हैं कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो भी अपना एक ग्रुप बना के छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। जो बेगर्स होते हैं उनको पास जाके उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो उस तरीके से भी जो सक्षम हैं, जो युवा, जो ग्रुप सक्षम है तो वो लोग भी आगे आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं युवा से, तो वो उन ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो उनकी आप मदद कर सकते हैं। चाहे आप छोटी मदद कीजिए या बड़ी मदद कीजिए, वो एक बहुत बड़ा योगदान देगा आपका। थैंक यू आकाश। नसरीन, आपसे भी यही पूछना चाहूँगा, स्पेशली आपके कम्युनिटी में युवा लोग क्या कर सकते हैं, वो क्या भूमिका निभा सकते हैं, ऑलरेडी निभा रहे हैं, पर थोड़ा अगर आप संक्षेप में थोड़ा बताएंगे। तो जैसे ज्यादा यूथ सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, तो जहाँ से हम ज्यादा जान निकाल सकते हैं, जैसे फैमिलीज है जो गवर्नमेंट की से हम यहाँ आए और उनके उनके डॉक्टर्स हैं और जो प्रॉब्लम में है तो उनके जो फैसिलिटी आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हें हम निकाल करके और अपनी कम्युनिटी की जो यूथ है उनसे शेयर कर सकते हैं। और इसमें यूथ है वो पता है कौन सी है, कौन फैमिली जो बहुत नसरीन, आपकी आवाज टूट रही है। हेलो हेलो, नसरीन आई थिंक हैज गॉन ऑफलाइन, तो वील कम बैक टू हर। भविष्य और गार्गी, आप थोड़ा अगर बता सकते हैं कि युवाओं को क्या व्हाट कैन बी द रोल इन दिस। नसरीन, आपकी आवाज कट रही है। मैं बोलूंगा अगर आप रिकनेक्ट कर सकते हैं तो फिर बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आप रिकनेक्ट करें तो फिर हम आपको वापस आपके पास आएंगे आपके विचारों के लिए। जी मैं बोलूं? ठीक है सर। भविष्य प्लीज बोलिए आप। जी तो अभी फिलहाल ये है कि समस्या थोड़ी बड़ी है, लेकिन समस्याओं के साथ समाधान भी है, और समाधान भले हम अपने स्तर पर कुछ ज्यादा बड़ा ना कर पा रहे हो, लेकिन ये मेरा मतलब निवेदन है और भी लोगों से, और मैं अपने स्तर पर भी ये करने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ कि जो बच्चे अभी दूर हैं, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं उनको कॉल कर लेता हूँ या वो मुझे कॉल लेते हैं, और जितना डिस्कस हो पाता है अपने कोर्स के बारे में वो हम लोग फोन पर कर लेते हैं। या उनके असाइनमेंट्स में वो लोग पीडीएफ वगैरह नहीं बना पाते हैं या उतना टेक्नोलॉजी से के साथ नहीं जुड़े हुए, तो उस दृष्टि से मैं अपने स्तर पर उनकी हेल्प कर देता हूँ, और भी जो क्लास के बच्चे हैं वो इस तरह से जुड़ करके उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं जिन बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। साथ साथ कुछ युवा ऐसे भी हैं हमारे लोकेलिटी में जो लोग रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़ करके और खाना वगैरह के वितरण का काम यहाँ पर कर रहे हैं। स्पेशली जो बेजुबान जानवर हैं, जिनका जो खाना पीना है वो हम सब लोगों के ऊपर निर्भर था, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो युवाओं की तरफ से यहाँ पर विशेष रूप से प्रयास देखा गया है, हमने प्रयास किया है कि जो बेजुबान जानवर हैं वो कम से कम भूखे ना रहें और उनके खाने का भी उचित प्रबंध होता रहे। तो ये सब प्रयास हम लोगों ने अपनी तरफ से करने का सोचा है और हम सब लोग अपनी तरफ से कर भी रहे हैं। So youth help ऐसे कर सकता है by understanding that social distancing does not mean social isolation. अगर आप सबसे अलग बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात ही नहीं करेंगे। अगर आप मतलब आपके सर्कल में आपको पता है फ्रेंड्स हैं जो डिप्रेशन या फिर कोई भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं अपने लाइव्स में, नॉर्मल आपके फ्रेंड उन्हें बार बार कॉल मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, हाउ इज
being the youth of this country, we can do is that we can check up on our domestic help, like people who are close to us, our maids, our cooks and all, because हमारे घर में अभी वो नहीं आ रहे हैं आजकल, but some of them might be in an abusive household, some of them might not have money to eat, and we as youth, we are really aware about what is happening. We can actually go around helping these people, and that is our duty, to help those people. We can work in that sense. And as Bhavishya highlighted, feeding stray animals is a really big thing that needs to be done right now, because we see animals that were dependent on humans, unka khana ekdam se chala gaya, so that's a big problem that happens. And we can also do remote volunteering for coronavirus, like that is also an alternate बात है. आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं, आप बस घर बैठे volunteer कर सकते हैं. Those are the things you can do. And I think overall you just need to create a happy environment. And one more thing is, there is a lot of misinformation going about coronavirus, and there's a lot of communalization of the issue, especially on TV channels. Like I'm staying at home right now, and my grandparents वो जो TV channel देख रहे हैं उसमें काफी times ऐसे लगता है कि बहुत communalized news है हमारे सामने, तो उनके लिए इस इन्फॉर्मेशन से एक्सेस नहीं है जो मेरे को है, तो मैं बार बार उन्हें बता सकती हूँ कि अगर मतलब वो ये बताएं बट एक दूसरा साइड भी ऐसा है प्रॉब्लम का. So this we can do in our families. Being the youth, we can obviously highlight certain issues in our families. We can be more aware from our end. That is another thing we can do. Thanks, Gargi. Shweta, if I can just get your brief thoughts on the roles that you play. I think panelists सबने तो बोल ही दिया है जो भी मेरे दिमाग में भी था. मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहला बात तो है मेंटल हेल्थ के अराउंड इतना स्टिग्मा है. लोग अगर आप मेंटल हेल्थ मेंशन करो तो आधे लोग तो उसको पागलपन समझते हैं. तो सबसे पहले जो युवाओं का काम है कि हम ये जो स्टिग्मा और गलत आइडियाज है मेंटल हेल्थ के बारे में, इसको हम ब्रेक करें. तो वो तो घर से ही शुरू होता है. अगर आप दूसरों की बातें सुन रहे हैं जहाँ पे कोई बोल रहा है कि उनको इस सिचुएशन से जूझने में डेफिनेटली प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी बात गंभीरता से और सिंसियरली सुने. अगर आप खुद किसी प्रॉब्लम से जा रहे हैं तो उसके बारे में बात करें. बात करने से ही हम दूसरों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमें हल्का लगता है और हम दूसरों से मदद भी पा सकते हैं. सेकेंड पॉइंट है कि हमारी जैसी जो संस्थाएं हैं जो हमारे जो अलग अलग तरह के जो सर्विसेज हैं इनको प्रदान कर रही हैं, उनका इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए. आपके आसपास लोग हो सकते हैं जिनको जरूरत हो सकती है कि जैसे गार्गी ने बोला, अपने डोमेस्टिक वर्कर के से बात कीजिए, फोन करके चेक कीजिए. काफी घरों में ये करंटली प्रॉब्लम है जो लॉकडाउन से निकल के हमें पता चलेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस काफी बढ़ जाएगा. तो उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने पास ये हेल्पलाइंस रख सकते हैं और आप ये इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ा सकते हैं. जो गलत इन्फॉर्मेशन है, प्लीज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को से लड़ना हम सबका काम है. तो वो फैमिली ग्रुप से सबसे पहले स्टार्ट होता है. तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज जहां भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दिख रहा है उसको तोड़ें. एडवोकेसी के साइड से मैं बात करूंगी तो एक जैसे कि आई थिंक पूरे पैनल ने आज जो बात की है, हमें पता है कि मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग एक एरिया है जो हमेशा से अंडर फंडेड और अंडर सर्विस्ड रही है. एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट बहुत ही कम है हमारे कंट्री में एज जनरल, और ये जरूरत और ये नीड अब बढ़ने ही वाली है. एक और इसमें ये बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास किया था. तो कॉन्स्टिट्यूशनली मेंटल हेल्थ केयर इज ऑल ऑफ आवर राइट्स. अगर मैं चाहूँ और मुझे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड मदद की जरूरत है, मुझे मेरे गवर्नमेंट को, मेरे स्टेट को वो मदद और वो सर्विस प्रोवाइड करना स्टेट की ड्यूटी है. बट ये ऑब्वियसली इन प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि जो ट्रीटमेंट गैप है वो बहुत लार्ज है. बट ये ट्रीटमेंट गैप इसलिए भी है क्योंकि सर्विसेज के लिए डिमांड काफी कम है. हम अपनी साइड से ये कर सकते हैं कि हम अपने मेंटल हेल्थ राइट्स, अपने जो हमारे ह्यूमन राइट्स है वो हम जाने. एज अ गवर्नमेंट, एज कॉन्स्टिट्यूशनली वी कैन आस्क एंड गेट सर्विसेज फॉर मेंटल हेल्थ इन आवर लोकल PHC और आवर CHC. तो ये डिमांड करना हमारा काम है.
युवा अपने साइड से ये कर सकते हैं कि संगत हुआ, पर संगत के टाइप और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह की एडवोकेसी में काम कर रही है। आगे बढ़ते हुए हम सब एज अ कम्युनिटी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन फंडिंग और मेंटल हेल्थ को एक सीरियसली लेने के लिए जो हम गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, इन सब के लिए हम ये डिमांड करेंगे। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी ब्रोकन सी होती है, लेकिन इसमें युवा इस तरह से मदद कर सकते हैं कि आप इन सब संस्थाएं से जुड़े, पता करें क्या नया हो रहा है और आप कहाँ वॉलंटियर कर सकते हैं, आप कहाँ अपना वॉइस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक यूनिफाइड वॉइस नहीं आएगा ये बोलते हुए कि हम अब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद चाहते हैं, हमें सीरियसली गवर्नमेंट शायद नहीं लेंगी। तो ये एज अ यूनिफाइड अप्रोच वी हैव टू बी टॉकिंग एंड डिमांडिंग फॉर मेंटल हेल्थ सर्विस एट एवरी पॉइंट. On a more smaller community group level, what young people can do is set up support networks. जैसा गार्गी ने बोला जाके आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में check in for the people, पता कीजिए सब कैसे हैं, अच्छे हैं, और मदद करिए जितना पॉसिबल है। बट आप सपोर्ट नेटवर्क्स भी अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये मदद करते हैं, हमारा इंक्लूडेड। पीयर सपोर्ट नेटवर्क्स कैसे बनाएं और पीयर सपोर्ट नेटवर्क्स क्या मदद प्रोवाइड कर सकती हैं। एक छोटी सी ये होती है कि आप एक कोई काउंसलर होना इन नेटवर्क्स में अच्छा होता है, क्योंकि अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये रखना चाहोगे कि एक काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल अवेलेबल हो वो क्वेश्चंस जवाब देने के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो देयर आर ट्रेनिंग्स एंड अदर काइंड्स ऑफ capacity buildings that are also available for people to learn mental health first aid, जिससे आप ट्रेन और सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो सकते हो। आप मे बी साइकोलॉजिस्ट के लेवल पे नहीं जाओगे, लेकिन आप एक मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हो अपने आसपास के कम्युनिटी को। तो ये सारी लीडरशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और यंग पीपल कैन डेफिनेटली मेक यूज ऑफ दीज। Thank you, Shweta. Very insightful. Shaurya, if you can just respond as well, please. Yeah, I just I think we're running out of time a little bit, right? So I'll just keep it super short. Everybody else has obviously mentioned super important things, from information to just about, you know, how you can go out and physically help people, obviously. But I think one of the biggest things that young people can do, because you're so in tune with information channels, is number one, there's a lot of fake news, like Shweta and Gargi said, about the coronavirus that's around. And being in the media industry, I go through this a lot, and honestly it's very annoying. So I think young people, because we have better access to these platforms, better knowledge about these platforms, can play a role in at least stopping the flow of misinformation to a certain level. So if you come across something that you know is circulating in groups, stop it. Tell them it's fake, and this is wrong, and take an active role in spreading proper information, verified information. So that active role in becoming an information provider is something that anybody can do, regardless of experience or where you're from or things like that. So that's super important. And I think the second big thing is that young people can also influence behavioral change, because we have so much so much access. There are two big things that I see, at least, that young people can do. One is in terms of sanitation and, you know, general hygiene related behavior, because as we know, in India, that's been a huge issue from, I don't know, from a long time. So especially now with the platforms that we have, and I think TikTok, for example, is a fascinating platform where a lot of this stuff is happening. People are going out and using TikTok as a space for social causes, which is really cool. And using platforms like that by the youth, for the youth, to spread, say, whether hygiene practices or even behavioral changes about, you know, how do you process information, for example, how do you sort fake news, small things like that, right? How do you know what's right, what's wrong? How do you help a person next to you, and things like that. And I think at the most direct level is something that Bhavishya spoke about. The example that he gave is him getting on the phone and talking to people around him who don't have, say, internet connection, helping them out. I think that's the biggest role. Be more proactive in your own communities, whatever that may be, whether online or physical. Just be a little more proactive, and that will sort of help everybody, and especially youth,
then understand what more can be done. So the question is about where do you start, according to me. And I think these three things are places where you can start. And then once you're in the field, in the system, you'll obviously notice 120 different things that you can then help build on. So I think, yeah, that's what I have to say about that. Thanks, Shaurya. नसरीन, अगर आप अब आपका थोड़ा कनेक्शन ठीक हो गया हो तो आप थोड़ा हमको आप बता रहे थे, आपका कट गया था कनेक्शन, तो अगर आप थोड़ा इस पे बता सकते हैं, then we can open it up to a few questions. जैसे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हम लोग अलग अलग एनजीओ से जुड़े हुए हैं पहले से ही, तो हम देख रहे हैं जो भी एनजीओ से कम्युनिटी को हेल्प करना चाहती है, एनजीओ वो बाहर से आते हैं तो उन्हें पता नहीं कि कम्युनिटी में किस चीज जरूरत है या वो किन लोगों को मदद करना चाहिए। तो जो वॉलंटियर्स होते हैं उन्हें पता है कौन से घर में क्या प्रॉब्लम है, किस में या किस गली में प्रेग्नेंट वुमन है या हैंडीकैप है या लैक्टेटिंग मदर्स है जिन्हें जरूरत है, या फैमिलीज है जो बड़ी बड़ी फैमिलीज में बच्चे बहुत ज्यादा है पर कमाने वाली है, तो उन्हें होती है कि आप हाँ जो हेल्प हैं। I think Nasreen has again dropped off, so once she's back we'll try to get her thoughts, but I think those are very good thoughts. पहला विचार तो ये आ रहा है कि we can probably do 20 more webinars based on what everyone has said because the scope of issues is so wide. हेलो नसरीन, आपकी आवाज कट रही है फिर से। सर आपकी आवाज कट रही है। मैं देखती हाँ, जी सर मैं देखती। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है। अब थोड़ा आप बताएंगे तो फिर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर हाँ, कम्युनिटी जो वो अलग अलग एनजीओ से जुड़े हुए हैं भाई, तो एनजीओ जो हेल्प करने के लिए आ रही कम्युनिटी में उन्हें पता कि कहाँ पर ज्यादा जरूरत है, तो कम्युनिटी के जो वॉलंटियर्स है अलग अलग ग्रुप बना करके 5-6 का ग्रुप बनाकर एनजीओ को हेल्प करने के लिए उनके साथ जुड़े हैं और कम्युनिटी के हर एक घर पर जा रहे हैं और लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू नसरीन। अगर किसी ने वो मिस किया तो बेसिकली नसरीन ये बोल रही थी कि उनके कम्युनिटी में काफ़ी युवाओं ने ग्रुप्स बनाए हैं और एनजीओज को सपोर्ट कर रहे हैं रिलीफ वर्क में और असिस्टेंस में जो फैमिलीज इन नीड हैं। थैंक यू नसरीन। तो या व्हाट आई वाज सेइंग वाज बेसिकली कि we can probably have another 20 webinars based on what everyone has said, but I think नसरीन आप अपना थोड़ा माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। So yeah, maybe we can take a few questions. काफ़ी सारे questions Q&A में आ रहे हैं, काफ़ी उसमें से आंसर हो गए हैं लाइव और कुछ हमारे पैनलिस्ट में आंसर भी किए हैं। I think what we can do is Nikita, if you can see a couple of questions from the questions that have been typed. In the meanwhile, we can ask any one of our attendees if they want to ask a question. There is a option of raising your hand. तो अगर आप अपना digitally hand raise कर सकते हैं, then we can get you to ask a question. There were a few hands raised, but I think either those panelists are off or they have lowered their hand. So this is a chance for everyone, all the attendees, all the participants to ask questions. Should I take it from here? Yeah, please. Yeah, so my voice is clear, right? Yes. ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी हमें आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आए हैं। थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि हम सारे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हम सबकी खुद की एक लिमिटेशंस हैं और कुछ बहुत एक्सपर्ट ड्रिवन क्वेश्चंस हैं जो शायद हमें आंसर करने में थोड़ी तकलीफ हो उन लोगों को।
तो हम वही क्वेश्चंस लेंगे जो हमें लगता है कि हम आंसर कर सकते हैं, या हमें लगता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से या हम जहां से भी आए हैं हम उस एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस थे कि यंग लोग कैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन। निकिता, जी, एक दो हाथ खड़े हैं, तो मे बी वी कैन टेक द लाइव ऑलराइट, क्वेश्चंस एंड देन वी कैन कम बैक टू द। ऑलराइट, आई विल जस्ट टेक दिस। ठीक है। सो वी हैव निर्मला कुमारी। निर्मला जी, आपने अपना हैंड रेज किया था। हेलो। निर्मला, आपने अपना हैंड रेज किया था, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जो हमारे के यहाँ हमारे यूथ लीडर है, हाँ जी, वो हाँ जी, वो कार्य कर रहे हैं जहाँ लोग को नैपकिन की जरूरत है वहां ले जा रहे हैं, पर उनके पास इतना फंड नहीं है कि वो और लोगों को वो दे सके। तो क्या इसके लिए कुछ ऐसी है व्यवस्था जिसमें कि उन लोगों को कुछ सपोर्ट मिल सके और लोगों तक वो लोग आगे बढ़ सके? would any panelist like to answer? So I can take a bit of that. Okay. स्टार्ट करने के लिए एक तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने थोड़े फंड्स रिलीज किए हैं ये चीजें टैकल करने के लिए स्पेसिफिकली। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने फंड्स हैं, और जैसे मैं बोल रहा था बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे ओमिdyar, बिल एंड मेलिंडा गेट्स, उनके स्टेट लेवल लोकल एनजीओ पार्टनर्स हैं। तो अगर आप अपने लोकेलिटी में पता कर सकते हैं कि कौन ऐसे एनजीओज हैं, पार्टनर्स हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं कोविड रिलीफ के लिए, तो शायद थ्रू दैट इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा और पता लग सकता है कि एक तो फंडिंग कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, और इन्हें कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला है कि फंड्स हैं, और एक्सेस करना हमारा काम है एज सिविल सोसाइटी। तो हमें मांगना चाहिए कि हाँ देखो, आपने बोला था कि ऐसे फंड्स हैं, ऐसा स्कीम है आपका, हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं। तो यूथ लीडर्स को अगर आपके लोकेलिटी में आप लोकलाइज करें तो आपके यूथ लीडर से ये जरूर पूछेगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स के तरफ से जो फंड्स रिलीज किए हैं, जो बोले हैं, वो कैसे एक्सेस करें। शायद वो आपको थोड़ा मदद कर सकता है। हेलो। ऑलराइट, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? हाँ जी, ये ऐसा था कि बताया जाता है कि स्कूल में कुछ पैसे आते हैं नैपकिन्स के लिए, लेकिन अभी कोविड-19 के दौरान जो लोग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए क्या ये व्यवस्था हो पाएगी, कैसे होगी? इसका थोड़ा जवाब चाहिए था हमें। ऐसे हमारे यूथ लीडर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उतने ज्यादा दूरी तक कैसे पहुंचे उनके पास, तो किसी ऐसे हम लोग यहाँ पे पता किए, लेकिन हमारे यहाँ जैसे बिहार के हम रजौली प्रखंड में है, वैसी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि अभी जरूरत है उन लोगों को क्योंकि मार्केट भी बंद है। तो आप जो पॉइंट रेस कर रहे हो बिल्कुल सही है, और अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जैसे भी ट्राई करें, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जैसे आप एरिया बता रहे हैं उन एरियाज के लिए स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स के तरफ से इंफॉर्मेशन और पैसा का फंड्स का ट्रांसफर क्लियर नहीं होता, तब तक हमें भी थोड़ा आंसर करना मुश्किल होगा। लेकिन मेरे हिसाब से हर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, किया है कि एक फंड बनाया गया है कोविड रिलीफ के लिए। अब जो हम कर सकते हैं लोकल लेवल पे है कि हम अपने लोकल लीडर्स को थोड़ा प्रेशराइज करें, बोले कि देखो अपने स्टेट लेवल जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उनसे थोड़ा बात करें और उनसे और इन्फॉर्मेशन निकालें कि हम फंड्स कैसे हैं, क्या करें और कैसे जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। केरला में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उन्होंने बहुत ज्यादा मदद किया है वो कोविड रिलीफ एफर्ट्स में। तो सैनिटरी पैड से लेके फूड डिस्ट्रीब्यूशन तक उन्होंने बहुत काम किया है, उनके नेटवर्क्स ने मदद किया है। तो अगर ऐसा कोई नेटवर्क है आपके लोकेलिटी में जिससे आप यूज कर सकते हैं, उससे शायद काफी मदद हो सकता है। थैंक यू शौर्य। आई थिंक वील टेक वन मोर क्वेश्चन। अभी एक और किसी ने हैंड रेज किया है, एंथनी ने।
एंथनी, आपका क्या क्वेश्चन है और किसी पर्टिकुलर पैनलिस्ट से है? एक सेकेंड। एंथनी, एंथनी आपको कोई क्वेश्चन है? Okay, so we'll just take question from Sheila. जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी शीला, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। जी मैम, मैं रजौड़ी की रहने वाली हूँ और मैं लगभग अपने क्षेत्र के 102 जो विलेज हैं उसमें 2000 युवा यूथ हैं, जिसके साथ हमारे देश से और भी लोग हैं जो मिलकर कार्य कर रहे हैं ताकि वो आगे सशक्त हों। लेकिन एक समस्या सबसे ज्यादा है कि हमारे जो कहीं बहुत ऐसे यूथ हैं जो कि कहीं ना कहीं कुछ रोजगार करके अपनी घर के जो आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं कि कैसे उनका घर चल सके। कोई जो है ट्यूशन पढ़ाकर कर रहे हैं, कोई जो है रोड पर काम होता था उसको लेकर, ईंट भट्ठा वाला भी हमारे गांव में है तो उस सब पर काम कर रहे थे। लेकिन ये कोविड-19 को लेकर ये जो काम स्थगित हो गई है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका जो घर चल रहा था बिल्कुल, पर सरकार के द्वारा उनको तो अभी तक कोई सहयोग ही नहीं दिया जा रहा है और इसके कारण हमारे अधिकतर यूथ को ये समस्या आ रही कि हम घर चलाएं तो कैसे चलाएं, और इससे वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हैं और एट हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी काफी समस्या है। तो मुझे सरकार से तो है कि कुछ करें, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। कोई पैनलिस्ट इसका आंसर देना चाहेंगे, मतलब someone would like to initiate? आई थिंक जो शौर्य ने पहले बोला था कि हमें लोकल लीडर्स को अपनी बात पहुंचानी चाहिए, आई थिंक यहाँ पे भी आपको अपनी बात, जो आपको दिक्कतें हो रही हैं, एक तो आसपास के एनजीओ सिविल सोसाइटीज जो काम कर रही हैं, आप इन तक ये बात पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारी सिविल सोसाइटीज और बहुत सारे ग्रुप्स बढ़ के काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। निकिता, जस्ट एडिंग हियर, तो आप जो बोल रही है मतलब वो सच है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने कम्प्लीटली कुछ नहीं किया है। स्कीम्स तैयार की गई हैं अलग अलग वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, अलग अलग पॉपुलेशन के लिए। प्रॉब्लम ये है कि हर एक स्कीम को उनके एंड तक पहुंचाने के लिए सरकार एंड डिपेंड्स ऑन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज, जो वो बीच का मिडिल वाला रोल प्ले करती हैं कि आप ठीक लोगों से ठीक स्कीम पहुंचा सके। तो कुछ संस्थाएं हैं जो इसमें काम कर रही है। एक हकदर्शक मुल्क के ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग स्टेट्स में माइग्रेंट पॉपुलेशंस और फार्म वर्कर्स को अलग स्कीम से जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है, तो वहां पे जरूर चेक कीजिएगा। उनका हेल्पलाइन काफी सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और वो कुछ 15 से 16 स्टेट्स में एक्टिव है। उनके वेबसाइट या फिर आप उनका हेल्पलाइन नंबर चेक कर सकते हैं। अगर निकिता बोली तो हम अपना फुल लिस्ट बाद में शेयर कर देंगे जो सबके तक पहुंचाया जा सकता है। बट हाँ, आई थिंक घूम फिर के आंसर यही होता है जो शौर्य ने बोला है। लोकल लीडर्स और जो हमारे लोकल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे सबसे पहले संपर्क करें, क्योंकि स्टेट्स में अलग अलग स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो वो स्कीम्स को जाके वो स्कीम्स लेना और उनका एंड यूजर तक एक्सेस पहुंचाने का काम एनजीओज और सिविल सोसाइटी पे ही आता है। तो वो हमारा काम होता है, हमें वहां से अप्रोच करना पड़ेगा। थैंक यू श्वेता। आई थिंक वी जस्ट लाइक इट्स 12:35, हमारा टाइम ऑलरेडी क्रॉस हो गया। तो Nikita, if we can take 5 minutes, Anthony has sent me his question. Okay. He's having some issue. He's just asking what kind of placement opportunities are available or will be available to youth in this situation. Not sure if there is a clear answer, but if anyone would want to respond to that. Sorry. So one thing, there are a lot of resources flowing around online. I'm forgetting the exact name, but I can send this to you and Priya in a Sure, bit. that will be great. So essentially, it's like an Excel sheet, a tracker of all the organizations that are currently hiring or what the situation is with them. I'm forgetting the name of the sheet, but I'll look it up and I'll send it across, and maybe you can share it with them. That will be great, sure. Yeah, I'll do that. Thanks.
Anyone else would like to respond to that? So Nikita, I think You're fast, so I really don't know what to say about the placements that will be available. It's just you can look for online work, you can freelance in writing opportunities and all sorts of. There are Facebook groups which cater for freelancing and all. So you can join those if you want to earn something. That is just for like making do right now. As for like permanent placement, it's very unclear so as to what will happen. Thanks, Gargi. Nikita, do we have time for another question that has already been posted, or? We've already crossed the time, Okay. but I think we can just, we can conclude. If any panelists would like to, they can also access the questions. If they think they want to answer anything, Sure. they can. Otherwise, we can just maybe end this webinar and think of organizing more such webinars where we can actually answer these questions also. So this was just the first time to know what has been the impact. लोग अलग-अलग communities में कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं. So I think for the first time it was a very informative, a webinar and a conversation. तो हम लोग आप panelists एक बार सारे questions देख लीजिए if you would like to answer anything before we end. And also I think if I would add here, अभी काफी बातें हो रही हैं कि लॉकडाउन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर जैसे शौर्या और एक दो और लोगों ने बोला है कि अभी तो हम लोग पैंडेमिक के बारे में, कोविड-19 के लॉकडाउन और इमीडिएट इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में, आई थिंक, और उसका इम्पैक्ट युवाओं पे क्या होगा, यूथ पे क्या होगा, इसके बारे में रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. Because we can only reflect at this time. We don't know how the situation will pan out. But I think, like Shweta said, unfortunately, there will be a large negative consequence of this. And so how do we deal with it how do young people deal with it? And I think that's something we can explore for a future webinar as well. किसी को कुछ ऐड करना है? Okay. So first of all, thank you very much for joining this conversation. It was very, very informative. बहुत interesting conversation रही. आप सबसे बात करना, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं. As well rightly said, it's very important कि अब जो भी conversation हुई है, हम इससे सीखें, एक दूसरे के साथ काम करें. मिसइंफॉर्मेशन जितनी आ रही है व्हाट्सएप, फेसबुक पे, उसको चेक करें और तभी आगे सर्कुलेट करें. अगर वो गलत है तो उसको उसी टाइम रिपोर्ट करें. अब हम नहीं कह सकते कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि कोविड-19 कब तक चलेगा इंडिया में. वी डोंट नो दिस आंसर. एंड बहुत सारे एनजीओज और गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही हैं. हम सिविल सोसाइटीज में जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा यंग लोग भी जो सिविल सोसाइटी से मिलकर काम कर रही हैं, बट आप लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, अपनी कम्युनिटीज में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं. श्वेता इट्स ओके टू टॉक के साथ काम करती हैं और उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे पेज है. वहां पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, तो आप उनके साथ भी कनेक्टेड रह सकते हैं टू नो व्हाट इज हैपनिंग, कैसे आप एनजीओज के साथ एनजीओज की हेल्प ले सकते हैं. एंड आई थिंक श्वेता की इट्स ओके टू टॉक के मेंटल हेल्थ के अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो कोलेट करके अपनी स्टोरीज में, अपने पोस्ट में वो शेयर करते रहते हैं, जो बहुत हेल्पफुल है. तो आप अपनी लोकल कम्युनिटीज के भी एनजीओज को ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोगों के भी जो और एनजीओज हैं उनके साथ भी कनेक्टेड रहकर इन सब चीजों के आंसर्स ढूंढ सकते हैं और अपने लेवल पे भी काम कर सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई उसको सीखें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें. हम अश्योरिटी देते हैं कि हम ऐसे और वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे. दिस वाज जस्ट द फर्स्ट वेबिनार. हम ट्राई करेंगे और भी एक्सपर्ट्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट फील्ड से आए, ताकि जो आपके क्वेश्चंस अनआंसर्ड रहे हैं उनको भी एक आंसर मिल सके. बिकॉज हम सब भी अभी बस ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता आगे क्या होने वाला है.
शौर्य द बैस्टियन में काम करते, द बैस्टियन के फाउंडर सीईओ है, एक मीडिया एजेंसी है, तो आप उनका भी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज पे वो लोग भी बात कर रहे हैं, तो आप उनका वेबसाइट पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एंड इस वेबिनार का एक रिकॉर्डिंग और रिपोर्ट शेयर हो जाएगा आप सबके साथ, सो इफ यू वांट टू शेयर विद एनीवन एल्स, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। डज एनी पैनलिस्ट वांट टू ऐड एनीथिंग? No? All right. Thank you. Just it was really amazing and thank you for organizing this. I think मेरे लिए सबसे ज़्यादा helpful ये रहा है कि सबसे I mean the kind of a lot of what was shared during the panel, these are all things that keep coming to us from our work with It's Okay to Talk, लेकिन ये सबसे directly सुनने से और भी ज़्यादा help हुआ है और it definitely motivates me to work further. अगर प्रिया आप लोग ऐसे वेबिनार्स आगे फिर से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो प्लीज डेफिनेटली कम बैक टू संगत एंड इट्स ओके टू टॉक। हम मतलब काफी इंटरेस्ट होगा हमारे हमें कि काफी सारे जो क्वेश्चंस आए थे वेबिनार के टाइम पे जो मैं डायरेक्टली नहीं आंसर कर सकती हूँ, बट दूसरे एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इस तरह का पार्टनरशिप और कोलैबोरेटिव वर्क बहुत ही ज्यादा जरूरी है एट दिस टाइम, कि हम जहाँ जो हमारे खुद की कैपेसिटीज नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, हम दूसरों के साथ पार्टनर करके वो गैप्स फिल करें। Absolutely. I would also like to. Sorry. Go ahead. Okay. Akash, you can continue फिर शौर्य बोलेंगे। Okay. तो मैम काफी कुछ हमें सीखने को मिला, यहाँ पे काफी कुछ बातें भी जानने को मिली। And one quote which Shaurya said is just be a little more productive. So हम सभी अपने स्तर पे काफी कुछ कर रहे हैं, बट ये जो थॉट था वो काफी अच्छा है और हम सबको ये अप्लाई करने की जरूरत है कि हम पहले से तो काफी कुछ कर रहे हैं, बट इस टाइम पे जब हमें जरूरत है जस्ट बी अ लिटिल मोर प्रोडक्टिव। सो ये काफी अच्छा मोटिवेशनल थॉट भी मैं बोल सकता हूँ। सो दैट्स इट। बाकी थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल वेबिनार, जिसमें हमें काफी कुछ सीखने को भी मिला और आगे भी हम देखते हैं कि इस तरीके के वेबिनार्स अगर होते हैं तो वो काफी अच्छे रहेंगे सबके लिए। थैंक यू आकाश। आप आकाश छत्तीसगढ़ में काम करते हैं दुर्ग में, तो आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं अगर वहाँ कोई तकलीफ हो रही है तो। Shaurya, you were saying something. Yeah, I was just saying, I think what is good about this webinar is the fact that there are so many people from different backgrounds, very diverse backgrounds and experiences. For example, I would probably not come across things that Akash or Nasreen have been saying, or the kind of small things that Bhavishya has been doing because I'm focused on my everyday thing, right? But I think this webinar and probably more like it will help everybody, at least some section of the youth, to understand and empathize with what others are doing and understand and maybe take some sort of inspiration and go ahead and work, which is something that's super important. And lastly, I think I just say to everybody, I know it's tough and I know this is going to be a cringy sort of filmy thing to say, but just be as happy as you can, because this is a tough time for everybody, mentally, physically. There are a lot of different pressures. So just find ways to keep yourself busy. If you want, just take some time off for yourself. Like Gargi was saying, the pressure of productivity is much higher. So just take some time off, do what makes you happy in this time, whether it's being super productive or whether it's just, sitting back, reading, or just like being to yourself. Do whatever suits you, because everybody has to get through this together at the end of the day. And hopefully we will come out of this better. But so take care. Thank you so much again for organizing this. It's great to be here. Thank you, Shaurya. Hi, Nikita. Just would like to add one point to what both Akash and Shaurya said. Of course, taking care of our mental health is an everyday process. लेकिन just remember that currently हम एक crisis के बीचों बीच हैं, तो some amount of worry and stress and anxiety जो हम सब feel कर रहे हैं is completely normal. तो अगर आप stressed हैं और आपको इसके लिए tension हो रहा है, it's a completely human reaction to have to what is happening around us. एंड उसको लेके हमें और खुद को स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज नॉर्मल. हम सब काफी एक बड़े
महामारी के बीच में से गुजर रहे हैं, एंड इट्स फाइन फॉर ऑल ऑफ अस टू फील कि ठीक है, सब कुछ हमसे अभी नहीं पॉसिबल है, मैं इतना ही कर पाऊंगी और इतने में ही मैं खुद को मेक श्योर करूंगी कि मैं इतना में ही सीमित रहूंगी। एब्सोल्युटली। जहाँ पे बस एक आप हेल्प करने के लिए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको बहुत बड़ा कोई मेजर स्टेप करके लोगों की हेल्प करनी है। जहाँ पे भी है, चाहे इंफॉर्मेशन रिलेटेड, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, तो आप जहाँ पे है वहां पे रहिए। और प्लीज जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसको याद रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से अब बाहर निकल के लोगों की मदद करना शुरू हो जाए। तो जस्ट स्टे सेफ ऑल्सो। नसरीन, आपको कुछ ऐड करना है? नसरीन, आपको कुछ बस हम वेबिनार खत्म करने वाले हैं, आपको कुछ ऐड करना है लास्ट में? She just responded saying no. उसकी आवाज All right. Gargi, do you want to add anything? Just the same thing everybody has said, and thank you for having me here. I was a bit nervous about my fellow panelists before coming here because like these are all awesome people from different organizations. But yeah, it's been nice, and all of you are really nice co-panelists to have. I would like to connect after this webinar if possible. So thank you for having me. Shubhangi, so do you want to add anything before we end? No, I think भविष्य कुछ ऐड करना चाहेगा तो उससे भी एक बारी पूछ लें। Oh, sorry, yeah. मैं भी विशेष रूप से प्रिया यूथ का और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस वेबिनार के माध्यम से मुझे भी बहुत सीखने के लिए मिला। इतने वरिष्ठ लोग थे यहाँ पर, और जो आप सब लोगों ने बताया उससे एक प्रेरणा भी मिली कि किस तरह से हम लोग घर में रह करके अपनी तरफ से एक बेहतर और प्रोडक्टिव तरह से काम कर सकते हैं। तो विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने यहाँ पर आमंत्रित किया और इतना सीखने के मिला। धन्यवाद। शुभांगी, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं, I think I agree with what everyone has said, that it was very informative, and to know what college students like Bhavishya, Gargi, Akash and Nasreen are feeling, वो काफी अच्छा लगा मेरे को सुन के, and even all the panelists who put forward their views, so it was very informative. That's all. Thank you. So should we thank you very much for joining us. Please stay safe, take care, stay connected, and let's try to help each other in whichever way possible. Just one more thing. Thank you to all the panelists, but also all the participants. We've got some excellent questions, lot of engagement, which has been good. And like Nikita said, this is probably the first of a few, and hopefully you guys, everyone can join us. और फिर से आप लोग join करेंगे. Thank you for being a great participants, and obviously the panelists were top class. Thank you so much, all of you.